गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा था और आइंस्टीन ने प्लांक के विकिरण या क्वांटम सिद्धांत के बेसिस पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ठीक है। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था कि जो दिल्ली आवर्ती और जो शेष आवर्ती के बीच में रिलेशंस प्रोवाइड करवाती है। आइंस्टीन के उपरोक्त प्रकाश विद्युत प्रभाव को मूल्यांकन ने 1916 में प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया। इसके लिए मूल्यांकन ने इलेक्ट्रॉन की आवर्ती न्यू तथा गतिज ऊर्जा mv स्क्वायर के मध्य एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन की आवर्ती, ठीक है, और जो गतिज ऊर्जा थी उसके बीच में इसने एक रिलेशंस प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, अब ग्राफ देख सकते हैं अपन। ठीक है, अब है कि इस ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, थीटा जिसका ढाल है, जिसे एक्स अक्ष की ओर बढ़ाने पर, ठीक है, वह जिस बिंदु पर मिलती है उसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर कट रही है उसे न्यू नॉट से दर्शा दिया अपन ने। यह न्यू नॉट अर्थात दिल्ली आवर्ती का मान बहुत कम प्राप्त होता है। इस रेखा की ढाल टेन थीटा प्लांक कांस्टेंट एच को प्रदर्शित करती है। ठीक है, टेन थीटा मतलब जो ढाल है उसको प्लांक कांस्टेंट डिनोट करता है। मूल्यांकन ने इससे एच का मान 6.55 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड निकाला, जो कि कृष्णिका के लिए रेडियो, ठीक है, के लिए कृष्णिका के लिए एच के मान 6.626 10⁻27 अर्ग सेकेंड से मेल खाता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए एच के मान के लिए ये लगभग सिमिलर हैं। इस प्रकार प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त सभी तथ्यों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। गांव में लगाए जाने वाले प्रकाश सेलों को फोटो वोलेटाइल सिलिकॉन सेल कहते हैं, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। आजकल इन सेलों का उपयोग टीवी या फिर शौचालय दरवाजों में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटोन की प्रकृति तथा व्यवहार कण जैसा है। ठीक है, अतः फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की टक्कर का विश्लेषण संभव होना चाहिए। कॉम्पटन ने क्या बताया था कि अब क्वांटम सिद्धांत में तो क्या बताया था कि फोटोन की जो प्रकृति जो बिहेव था वो कैसा था, कोई भी पार्टिकल जैसा था। अब जो पार्टिकल्स होंगे तो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, दोनों के बीच में कोलिजन भी पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्पटन ने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अतः सन 1923 में कॉम्पटन ने यह प्रदर्शित किया कि द्रव्य के प्रकीर्णित होने के उपरांत किसी भी एक वर्णी विकिरण के तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। कॉम्पटन ने स्पेक्ट्रमों के अध्ययन में पाया कि जब मोनोलाइट मोनोक्लोनिक लाइट या एक वर्णी उच्च विकिरण एक्स किरण या फिर गामा किरण ले सकते हैं अपन किसी द्रव्य ग्रेफाइट एल्यूमिनियम आदि से प्रकीर्णित होते हैं, तो प्रकीर्णित विकिरण में आपतित विकिरण की आवृत्ति प्राप्त होती है, लेकिन आपतित आवृत्ति से कम आवृत्ति या ज़्यादा तरंगदैर्ध्य वाली एक विकिरण भी प्राप्त होती है। अतः इसे प्रकीर्णित विकिरण के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखाओं के दो समूह प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला है कि मूल एक्स किरण आपतित वाली रेखाओं का समूह और दूसरी है मूल आवर्ती से कम आवर्ती वाली रेखाओं का समूह। कॉम्पटन ने क्या कहा था कि स्पेक्ट्रम, अगर अपन इसके स्पेक्ट्रम का स्टडी करें, ठीक है, तो जो मोनोपोलर लाइट होगी, ठीक है, जो कोई भी हो सकती है एक्स या गामा, तो किसी द्रव्य ग्रेफाइट या एल्यूमिनियम से प्रकीर्णित होते हैं, तो प्रकीर्णित विकिरण में आपतित विकिरण की आवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब जो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो उससे उस रिफ्लेक्शन से अपन जो एनर्जी की या न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट अपन ने दी थी, उस फ्रीक्वेंसी को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो आपतित विकिरण से कम आवृत्ति वाली एक विकिरण भी प्राप्त होती है, अतः इसे प्रकीर्णित विकिरण के स्पेक्ट्रम रेखाओं के दो समूह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्पटन ने बताया था कि एक तो अपन रिफ्लेक्शन लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, उस रिफ्लेक्शन लाइट के स्पेक्ट्रम से अपन आपतित किरण की अपन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, तथा उसके साथ साथ उससे कम आवृत्ति वाली
जिससे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो नहीं होता, वो मतलब दिल्ली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाली रेखाओं को भी अपन उसके स्पेक्ट्रम के अंदर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? पहली थी कि मूल एक्स किरण वाली रेखाओं का समूह और दूसरी है मूल आवृत्ति से कम आवृत्ति वाली रेखाओं का समूह, ठीक है? एक तो वो जो दिल्ली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति थी, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को शो कर रही थी और सेकंड है कि मूल आवृत्ति से मतलब दिल्ली आवृत्ति से कम वाली, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को शो करने में कैपेबल नहीं थी, मतलब उतनी उनकी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं थी कि वो फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो कर सके या फिर किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवा सके। इन दूसरी स्पेक्ट्रम रेखाओं को क्वांटम रेखाएँ तथा इस घटना को क्या कहा था? क्वांटम प्रभाव कहा था, ठीक है? जो सेकंड वाली थी, जो मूल आवर्ती से कम आवर्ती वाली रेखाओं का जो ग्रुप्स था, उसने उसको क्या कहा? क्वांटम लाइन्स और इस इफ़ेक्ट को उसने क्या कहा था? क्वांटम इफ़ेक्ट। इस प्रकार क्वांटम प्रभाव को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि जब निश्चित तरंगदैर्ध्य वाली एक वर्णी, ठीक है, एक्स किरण को कम परमाणु क्रमांक वाले परमाणु जैसे कार्बन या कोई हल्की धातु एल्युमिनियम से टकराया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तथा प्रकिरणित एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य बढ़ जाता है, ठीक है, अर्थात आवर्ती या ऊर्जा आपतित एक्स किरणों की तुलना में कम हो जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? क्वांटम इफेक्ट। प्राप्त कम आवृत्ति वाली मतलब टकराने से पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, ठीक है, जैसे कार्बन या एल्युमिनियम से एक्स किरण थी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी टकराने से पहले, लेकिन टकराने के बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है? तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहा था? मतलब जो वेरिएशन आ रहा था, दोनों की फ्रीक्वेंसी में, मतलब टकराने से पहले की फ्रीक्वेंसी और टकराने के बाद की फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन आ रहा था फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर, इस इफ़ेक्ट को उसने कहा था क्वांटम इफ़ेक्ट। प्राप्त कम आवृत्ति वाली रेखाओं को क्वांटम रेखाएँ तथा तरंगदैर्ध्य में यह विस्थापन डेल लैम्ब्डा क्वांटम विस्थापन कहा जाता है। सेकंड है कि कॉम्पटन ने ये सिद्ध किया कि तरंगदैर्ध्य में विस्थापन का मान प्रकिरणित प्रकीर्णन कोण थीटा के साथ बढ़ता है, ठीक है? जैसे-जैसे विस्थापित होगा, विचलन होगा, वैसे-वैसे थीटा का मान भी बढ़ेगा। मतलब आपतित किरण तथा प्रकिरणित किरण के मध्य बने कोण को प्रकिरणित कोण कहते हैं। मतलब जिस एंगल से अपन किसी भी मेटल की सरफेस को लाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं और दूसरी तरफ से जिस एंगल से वह किरणें वापस से रिलीज़ हो रही है, ठीक है? रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रकीर्णित कोण या रिफ्लेक्ट एंगल। ये दूसरी घटना है जिसकी व्याख्या हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण के चिरसमय सिद्धांत द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पर अनुसार प्रकिरणित विकिरण की आवृत्ति आपतित विकिरण के समान होती है, ठीक है? जबकि क्वांटम प्रभाव में प्रकिरणित विकिरण की आवृत्ति घट जाती है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इफेक्ट में ईएम वेव का जब अपन फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये था कि दोनों की आवृत्ति मतलब प्रकीर्णित और आपतित विकिरण की आवृत्ति समान होती है, लेकिन क्वांटम इफेक्ट ने यह बताया था कि आपतित विकिरण की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, या तरंगदैर्ध्य होता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद में घट जाता है, मतलब दोनों में असमानता होती है। इस नियम की व्याख्या हम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका व्याख्या करने से पहले अपन इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं कि ग्रेफाइट के प्लेट के ऊपर अगर अपन एनर्जी एच न्यू आवृत्ति वाली कोई वेव्स गिराएं, ठीक है, तो थीटा एंगल से वो वापस से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। देखते हैं आगे। जब कोई अपर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन किसी अदृढ़ इलेक्ट्रॉन ए से टकराता है तो उसमें गेंदों के समान टक्कर होती है, ठीक है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन इफेक्ट को बताया जा रहा है कि कोई भी अपर्याप्त ऊर्जा वाला मतलब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट हो सके या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सके, ठीक है। वो अदृढ़ इलेक्ट्रॉन ए से टकराता है, ठीक है, तो उसमें गेंदों के समान टक्कर होती है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें से एक के पास इतनी एनर्जी नहीं है लेकिन वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा है, ठीक है। दोनों में गेंदों के समान टक्कर होती है जिसमें टक्कर देने वाली गेंद एवं जिस गेंद को टक्कर लगी है दोनों ही गतिमान हो जाती है, ठीक है।
इस क्रिया में टक्कर देने वाली गेंद से पूर्ण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। मतलब अपर्याप्त ऊर्जा वाला फोटॉन जब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जिसके पास बिल्कुल ही मोमेंटम नहीं है या गतिज नहीं है, ठीक है? तो उससे कुछ ऊर्जा है जो कि उस बिना मोमेंटम वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट ऊर्जा का ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं होता। इस पूरे प्रक्रम में फोटॉन की ऊर्जा में कमी आ जाती है, अर्थात फोटॉन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं अपनी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। इस प्रकार फोटॉन की मूल ऊर्जा एच न्यू प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा प्रकीर्णित फोटॉन में बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा का परिमाण जितना अधिक होगा उतना ही अधिक वह फोटॉन पर रिकॉइल होगा। प्रति ऊर्जा या रिकॉइल एनर्जी से प्रकीर्णित कोण थीटा का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ तक केवल इसका डायग्रामेशन था, ठीक है, और प्रयोग किस तरह से इसके कंक्लूजन निकलते हैं, मेन है इसका प्रयोग। और थीटा की वैल्यूज़ देखेंगे अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कि जब थीटा की वैल्यूज़ 180 डिग्री या उससे ज़्यादा होती है तो स्कैटरिंग लाइट की जो फ्रिक्वेंसीज होती है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। थैंक यू सो मच।